रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले, ले देख, जय श्री राम। नहीं चला बाण व्यंग के ऐ विभीषण, ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला, तुझे ऐ लंकापति बतलाऊं। मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। ऐ लंकापति विभीषण, ले देख, मैं तुझको आज दिखाऊं। और वीर बजरंगी ने सीना चीर दिया और बोले, ले देख, जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे राम। मुझको कोई तीनों है भवना, यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको तीना वैभव नरस चाहिए, राम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम हेलो 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 हेलो। सुख मिले, हाँ जी, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया हो? सुख मिले ऐसे अमृत हो को जी। पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। टीना, आपने कौन सी क्लास ली है? सीए इंटर की क्लास ली है? कौन सी क्लास ली है आपने? राम रसिया हूँ मैं राम सिमरन करूं, राम कहता ही तो चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं, ऐ विभीषण दिखती अगर उसमें
राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। वो सच्चा आनंद है। चलो जी, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल वधिया हो सारे? जीने में सच्चा आनंद ओहो ऐसे जीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। चलो जी, क्या हाल चाल है आप सभी के मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे पिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों। थैंक यू सर, आपकी वजह से मैं 25 में 54 मार्क्स आए। टेक्स्ट में आपकी वजह से पूरा अकेला हो गया था, बस गॉड और आपका पूरा भरोसा था और पास हो गया। जितनी बार थैंक यू बोलूं कम है। थैंक यू सो मच सौरभ, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। कल क्लास है? नहीं, कल रक्षाबंधन की छुट्टी है। ठीक है, संडे को शायद मैं क्लास ले सकता हूं, बट कल आपका ऑफ रहेगा। कल संडे है, कल राखी का त्योहार है, तो इसलिए कल थोड़ा बहुत गेस्ट वेस्ट आते हैं, तो कल की हम छुट्टी रखेंगे। संडे का मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है ना। कल तो क्लास नहीं है, कल की क्लास की छुट्टी है, ठीक है। चलो आओ जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब आज वाली क्लास में हमें चैप्टर जो स्टार्ट करना है, वो चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है? टीना, मैंने वही तो पूछा मेरे बाबू कि आपने कौन सी क्लास ली है। मैंने आपका मैसेज चेक ही नहीं किया। नहीं, टैक्स लो की सीएस की ली है, सीए की ली है, और अगर सीएस की ली है या सीए की ली है, अगर क्लास नहीं आई तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दो पर्सनली, अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपनी मेल आईडी, पेमेंट का स्क्रीनशॉट मैं अपने टीम में डाल दूंगा, वो आपको कॉल कर देंगे। ठीक है सर जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 24 करा दो। अब क्वेश्चन नंबर 24 मेरे को तो था तुमसे हो गया होगा, बट मेरे को पता नहीं था कि तुमसे नहीं हुआ होगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा था भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 24 कड़ा है? एक बार क्वेश्चन नंबर 20 लो जी। अच्छा, इंटर की, हाँ तो भी आप मुझे एक बार, वैसे आपके पास मेल आ गई होगी, नहीं आई तो आप इस नंबर पे मुझे अपनी डिटेल भेज दो, ठीक है। मैं टीम को बोल दूंगा, जो भी आपने क्लास लिया उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी भेज देना, ठीक है। एक बार मेरे को चेक करने दो यार, क्वेश्चन नंबर 24 अब कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 कहां पे है? क्वेश्चन नंबर 24, अरे ओ नालायक, ये हमने रेगुलर बैच में किया हुआ है, ठीक है ना। ये वो कह रहे हो ना, एरियर्स ऑफ वाला, एरियर्स वाला, रिलीफ वाला, ठीक है ना। पहली बात तो एक क्वेश्चन पेपर में बनना नहीं है, और दूसरी बात ये हमने रेगुलर बैच में किया हुआ है, और तीसरी बात इसके अंदर कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं करना। पहली बात तो जो एरियर्स जिस साल आपको मिले हैं, जिस साल भी एरियर्स आपको मिले हैं, याद करो मैंने क्लास में क्या कहा था कि जिस साल एरियर्स मिले हैं उस साल का टैक्स निकालोगे, जिन सालों से एरियर्स बिलोंग करते हैं उन सालों का टैक्स निकाल लोगे, फिर जितना टैक्स तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा उतने का तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला उसने, इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि आपको एरियर्स मिले हैं फॉर एग्जाम्पल 2024 में, और 2024 की आपको सैलरी दी हुई है, ठीक है ना। अब जिन बच्चों को 24 में डाउट है मैं आपको बता दूं वो 24 करना कैसे है। पहली बात फिर बोल दूं, एग्जाम में बिल्कुल नहीं बनेगा, कोई परसेंट नहीं है, 0% चांस है, बट फिर भी तुम्हें बता देता हूं, जो बच्चे रेगुलर बैच वाले हैं हमने क्लास में किया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या है, एक बार दोबारा बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में जिस ईयर में तुम्हें एरियर्स मिले हैं, जैसे इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि आपको एरियर्स जो मिले हैं वो 2024-25 के अंदर मिले हैं। अब 24-25 की तुम्हें सैलरी दी है, और 24-25 में कितने एरियर्स मिले हैं सैलरी के वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करो, बिना एरियर्स की सैलरी जो दी है, जैसे क्वेश्चन में दिया 10,20,000,
उस 10,20,000 पे टैक्स निकाल लो, तुम्हारा टैक्स कितना बनता। फिर क्या करो, उस सैलरी में एरियर्स जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो सैलरी आएगी उस सैलरी पे टैक्स निकाल लो कितना बनेगा। अब एक बात बताओ, अब जो ये टैक्स आ गया, ये टैक्स आ गया, तो इसका मतलब क्या है, अब जितना भी इन दोनों के टैक्स में डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है कि ये जो टैक्स मेरा बढ़ा वो एरियर्स की वजह से बढ़ा। इसका मतलब ये हो गया ना भाई, आपने बिना एरियर्स वाली सैलरी का टैक्स निकाल लिया, फिर एरियर्स जोड़ के जो सैलरी आई उसका टैक्स निकाल लिया, तो जो भी टैक्स तुम्हारा बढ़ा वो एरियर्स की वजह से तुम्हारा टैक्स बढ़ा, तो वो टैक्स आपका निकल के आ गया। क्लियर है। फिर ये एरियर्स जिन सालों से रिलेट करते हैं उन सालों में भी सेम ऐसे करो। उन सालों के अंदर क्या करो, पहले खाली सैलरी जो अगर मिल रही है सैलरी का टैक्स निकाल लो, फिर उस सैलरी में एरियर्स जोड़ के उस साल के उसका टैक्स निकाल लो, तो उस साल में पता लग जाएगा कि उस साल में एरियर्स की वजह से कितना टैक्स देना पड़ता। फिर उससे अगले साल में भी ऐसा करो, खाली सैलरी पर टैक्स निकाल लो, सैलरी प्लस एरियर्स जोड़ के उस साल के उसका टैक्स निकाल लो, तो तुम्हारा डिफरेंस आ जाएगा। फिर अगले साल भी सेम ऐसा करो, 3 साल के उसने यहां पे दिए हुए हैं और तुम्हें रेट ऑफ टैक्स भी यहां पे दिया हुआ है। अगर आप चेक करोगे तुम्हें रेट ऑफ टैक्स भी यहां पे दिया हुआ है। यहां पे देखो उसने 11-12 का रेट दे रखा है, 12-13 का रेट दे रखा है, 13-14 का रेट दे रखा है। अब 11-12 और 12-13 में अगर आप चेक करोगे वो 60 साल से कम था, तो इन दोनों केस में स्लैब रेट उसने दिए हुए हैं। फिर 13-14 में उसकी एज हो गई 60 साल, तो उस केस में रेट एप्लीकेबल जो होंगे वो सीनियर सिटीजन वाले होंगे, वो भी तुम्हें रेट दे रखे हैं। तो इस तरह से करना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन को अगर आप देखोगे नीचे इन्होंने प्रॉपर आंसर सोल्व करके दे रखा है बिल्कुल सिंपल तरीके से, और उसी तरह से क्वेश्चन करना है बस। ठीक है भाई, नॉर्मल सैलरी पे निकालो, फिर सैलरी प्लस एरियर्स पे निकाल लो, ये हो गया उस साल जिस साल एरियर्स मिले हैं। फिर जिन सालों से एरियर्स बिलोंग करते हैं उन सालों में सेम ऐसा कर लो, फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि आज कितना टैक्स देना पड़ रहा है एरियर्स की वजह से, उन सालों में कितना देना पड़ता। तो जितना भी तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा उतने का तुम्हें 18N1 में रिलीफ मिल जाएगा। सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आज तक तो आया नहीं है। ठीक है जी, आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, इतने अटेम्प्ट हो गए, आज तक कभी ये क्वेश्चन पेपर के अंदर बना नहीं है, और पता नहीं कितने सालों से ये क्वेश्चन इन्होंने अपने मॉड्यूल में दे रखा है। मेरे को याद है कि जब हम सीए करते थे तो भी सेम क्वेश्चन इनके मॉड्यूल में ही था, और एक ही क्वेश्चन ये कब से देते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एरियर्स वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, आज तक पेपर के अंदर नहीं बना कभी। बाकी अगर तुम्हारी किस्मत बिल्कुल ही खराब हुई, भाई बिल्कुल ही खराब किस्मत की भाई साहब, भाई ऐसी किस्मत हुई कि आज तक जो बना नहीं वही इस बार बनाना है, तो बात एक अलग है। बट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एक बार ट्राई कर लेना, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर मुझसे पूछ लेना, फिर करवा दूंगा। वैसे मैंने आपको बता दिया किस तरह से होना है, इसके बाद एक बार ट्राई कर लेना, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर फिर भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा कि नहीं सर हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, तो फिर मैं करवा दूंगा। ठीक है, जो बच्चा डीटी के नाम से यहां पर आया है तो मैं बता दूं 101 EFQ के नाम से मैंने क्वेश्चन हाईलाइट किए थे, वो वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, और जो मैं इस सीरीज में करवा रहा हूं वो करने हैं। ठीक है जी, चलो अब सुनो ध्यान से जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब आज वाली क्लास में जो हमें चैप्टर स्टार्ट करने ना, वो चैप्टर हमें स्टार्ट करना है जी हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, आज वाली क्लास में हाउस प्रॉपर्टी करेंगे, और जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम हाउस प्रॉपर्टी करेंगे। फिर हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट करने के बाद अगले 3 से 4 लेक्चर जो होंगे वो हम कैपिटल गेन प्लस पे अदर सोर्स पे लगाएंगे। मतलब मान के चलो कि 4 लेक्चर हम लगाएंगे कैपिटल गेन प्लस पे अदर सोर्स पे, फिर बाकी उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे पीजीबीपी और टोटल इनकम वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे चेक करो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहां पे करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। सर इनकम टैक्स न्यू बिल हैज बीन विड्रॉन बाय गवर्नमेंट। अच्छा, अब ये न्यूज अभी थोड़ी देर पहले आई है कि इनकम टैक्स बिल गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया, इनकम टैक्स बिल गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया, इनकम टैक्स बिल गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया। तो क्या अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही रहेगा? अगर आपने पूरा उनका सर्कुलर या पूरा उनका नोटिफिकेशन पढ़ा, उन्होंने क्या रीजन क्या लिखा है, उन्होंने रीजन देखा है, आपने रीजन क्या लिखा है? रीजन उन्होंने देखा है कि क्या लिखा है। वो कह रहे हैं जो ये बिल था,
जब ये सिलेक्ट कमेटी के पास गया तो बहुत सारी रिकमेंडेशन आई, बहुत सारे चेंजेस उन्होंने रिकमेंड किए। अब इतने सारे चेंजेस उस बिल में करने की बजाय कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए उन चेंजेस के बेस पे हम एक नया इनकम टैक्स बिल लेके आएंगे। तो ये नहीं है कि उनके दिमाग से विचार ही खत्म हो गया कि हमें 61 ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो बट हाँ, जो अभी जो उन्होंने जो पीडीएफ इन्होंने गूगल पे जो आपने डाउनलोड किया होगा या नहीं किया, तो जिनके पास भी वो था, अब वो कह रहे हैं कि अब वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। वो तो उसको बेस मत बनाना, क्योंकि कई लोगों ने वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, कई लोगों ने उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मेरे को था भाई ऑब्वियस सी बात है, बनना तो है ही है। तो उन्होंने बस वो ये बोल दिया कि वो बिल एक बार हटा दो, चेंजेस बहुत सारे, उनके बेस पे हम एक नया बिल लेकर आएंगे जिससे इनकम टैक्स 1961 हटेगा। अब होपफुली वो भी बहुत जल्दी आएगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने पोस्टपोन ही कर दिया कि भैया जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी कभी आएगा नहीं, बहुत जल्दी गवर्नमेंट, उसके पीछे ये तो कंफर्म है कि अमेंडमेंट्स आनी है। बट अब वो कब गवर्नमेंट पेश करेगी, तो होपफुली हो सकता है कि आप इसी मॉनसून सेशन के अंदर पेश कर दे, नहीं तो अगली बार तो पेश हो ही जाएगा। बट हाँ, एक बार के लिए उन्होंने उस बिल को विड्रॉ कर लिया कि जो हमने बिल अनाउंस किया था उसको एक बार हम विड्रॉ कर रहे हैं, उसमें चेंजेस के साथ में हम नया बिल लाएंगे जिससे इनकम टैक्स एक्ट 1961 हट जाएगा, ठीक है। डन। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 7 हम यहां पे करने जा रहे हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 हम यहां पे करने जा रहे हैं। एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, श्रीमती राजलक्ष्मी, श्रीमती राजलक्ष्मी ओन ए हाउस प्रॉपर्टी एट अध्ययर इन चेन्नई, द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए, फेयर रेंट 4,20,000 रुपए, स्टैंडर्ड रेंट 4,80,000 रुपए, प्रॉपर्टी लेट आउट किए 50,000 पर मंथ अप टू दिसंबर 2024, ठीक है जी। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं देयर आफ्टर द टेनेंट वेकेट द प्रॉपर्टी एंड श्रीमती राजलक्ष्मी यूज फॉर हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब खाली नहीं रहा, उसने उस टाइम को सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस में यूज किया। रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर 24 कुड नॉट बी रियलाइज स्पाइट ऑफ द ओनर एफर्ट्स, all the condition prescribed under rule number 4 are satisfied. She paid municipal tax 12% during the year. She paid interest 25,000 during the year for the amount borrowed for repair of the house property. Compute the income from house property for assessment year 25-26. अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सर 6 महीने के लिए कोर्स भी सेम रहेगा, फिर तो मैं इधर आ इधर आ इधर आ नालायक कहीं के, मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 में तो वैसे भी एप्लीकेबल नहीं था, उसका तो बजट ही आ चुका है, उसके तो मॉड्यूल भी इंस्टीट्यूट ने इशू कर दिए। नालायक बच्चे मेरे, ऐसे बच्चे होते हैं ना, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। फाइनेंस एक्ट 25 आना है, उसके अंदर फाइनेंस एक्ट 25 गवर्नमेंट लेके आ गई है, तो मई 26, सितंबर 26, जनवरी 27 में तो वो वैसे भी नहीं आना था, आना था वो मई 28 से। नालायक इधर देखो ध्यान से, तो आएगा, पता लग जाएगा, ढिंडोरे पिट जाएंगे, यूट्यूब है, सब यूट्यूबर एकदम खड़े हो जाएंगे कब से एप्लीकेबल होगा, तो टेंशन मत लो, पता लग जाएगा, ठंड रखो, अभी एप्लीकेबल नहीं है, चुप करके जो है पढ़ते रहो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब एक बार यहां पे बहुत ध्यान सुनना जी। अब वो कह रहे हैं राजलक्ष्मी ओन ए हाउस प्रॉपर्टी एट अध्यानगर चेन्नई। अब यहाँ पे एमबी सारे बच्चे, हेलो भाई साहब, इधर देखो ध्यान से। म्युनिसिपल वैल्यू 5 लाख है, फेयर रेंट 4,20,000 है, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, तो हायर क्या बनेगा 5 लाख, फिर 5 लाख और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस, स्टैंडर्ड कितना 480, तो विच एवर इज लेस कितना बनेगा 480 बनेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा ईआर जो है वो 480 आ गया जी। तो अगर मैं ईआर की बात करता हूं वो 4,80,000 आ गया जी। ईआर की जो बात है वो 4,80,000 में मेरा ईआर आ गया। अब ईआर की बात करते हैं, 50,000 पर मंथ है, दिसंबर तक का है, 3 महीने आप सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो अगर दिसंबर तक का है तो 9 महीने का रेंट मुझे आएगा, 9 महीने में से 2 महीने अनरियलाइज रेंट है, तो अगर 9 महीने में से 2 महीने अनरियलाइज रेंट है तो अल्टीमेटली आपको कितने महीने का रेंट मिला, 7 महीने का रेंट मिला जी। तो अगर आपको 7 महीने का रेंट मिला है तो 50,000 मल्टीप्लाई 7, अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बोल दो, अगर मैं 50,000 मल्टीप्लाई 7 यहां पे कर दूंगा तो टोटल अमाउंट कितना निकल के आ रहा है जी, बताओ जी। अगर मैं 50,000 मल्टीप्लाई 7 यहां पे कर दूंगा तो कितना है, 3.5 लाख रुपए आ रहा है जी। हाँ जी, यहां पे कितना निकल के आ रहा है, 3.5 लाख रुपए यहां पे निकल के आ रहा है।
अब अगर चेक करना 3.5 लाख रुपए अगर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं तो जीएवी कितनी आएगी जी? हाँ जी, यहाँ पे जीएवी कितनी आएगी? 3.5 लाख रुपए यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो मेरा एआर कम आ रहा है ईआर से। क्या एआर के कम आने का रीजन वैकेंसी है? सारे बच्चे बोल दो, क्या एआर के कम आने का रीजन वैकेंसी है? नहीं, वैकेंसी तो है ही नहीं, वैकेंसी तो है ही नहीं। या तो अनरियलाइज रेंट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है, रीजन वैकेंसी तो है ही नहीं। तो अगर रीजन वैकेंसी नहीं है तो फिर ईआर ही जीएवी होगा। तो जीएवी कितना बनेगा? 480 बनेगा जी। अब 480 तुम्हारा जीएवी एआर क्यों बनेगा? ईआर बनेगा ना। एआर के कम आने का रीजन वैकेंसी हो तो एआर बनेगा, बट रीजन वैकेंसी तो है नहीं ना, तो जीएवी बनेगा 4,80,000। अब जीएवी 480 है, म्युनिसिपल टैक्स उसने यहां पे दे रखे हैं, म्युनिसिपल टैक्स आपके 12% है, म्युनिसिपल वैल्यू 5,000 है, तो 5 लाख का 12% कितना हो गया? 60,000 रुपए। तो एक बार चेक करना आंसर, 4,80,000 में से 60,000 में म्युनिसिपल टैक्स हो गया, 4,20,000 बचा। 4,20,000 में से 30% माइनस कर दूंगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A वाली, और इंटरेस्ट यहां पे दे रखा है 25,000। तो आंसर आएगा 2,69,000 जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी। देखो जी, 2,69,000 जो है वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आ रही है। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? पक्का पक्का रही, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन कर लोगे या इसकी प्रेजेंटेशन कराऊं? ऐसे इसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल है, बट अगर तुम बोलोगे तो करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं इस प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। जैसे इन्होंने प्रेजेंटेशन कर रखी है, इससे बेस्ट भी हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है ना? इससे बेस्ट भी हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। पता कैसे करना है? आपने अगर हाउस प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन बनता है ना, तो आपने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अलग करनी है। क्या प्रेजेंटेशन अलग करनी है? जो इन्होंने जीएवी यहां पे निकाल के दिखाया है, तुम यहां पे निकाल के इसको मत दिखाना। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब तुम जीएवी यहां पे निकाल के दिखाओगे ना, थोड़ा क्लमजी हो जाएगा। मतलब होगा क्या कि आधा पौना पेज तो इसका ही हो जाएगा, तो वो ना फिर उसको ढूंढने में मुश्किल होगी कि आंसर कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो बेटर क्या है, तुम जीएवी निकालो, जीएवी सीधा लिखो 4,80,000 पे। 4,80,000 पे जीएवी लिखने के बाद उसको लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। उसको लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। क्या लिख दो? वर्किंग नोट नंबर 1। फिर वर्किंग नोट नंबर 1 में बस तुम जीएवी की कैलकुलेशन करके दिखा दो। भाई वर्किंग नोट नंबर 1 में तुम जीएवी की कैलकुलेशन करके दिखा दो, बस और कुछ नहीं करना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही हो? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे मत दिखाना, थोड़ा सा कंजेस्टेड मत करना, क्योंकि जहां भी थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, क्लमजी हो गया, तो वो कई बार क्या होता है कि वो आंसर देख ही नहीं पाएगा जो तुम उसको आंसर देना चाह रहे हो। तो बेटर यह कि वर्किंग नोट में लेके जाओ जी, ठीक है? नहीं, प्रेजेंटेशन सेम रहेगी, सिर्फ मेरा कहने का पर्पस यह है कि जो तुम जीएवी यहां पे कंप्यूट इन्होंने करके दिखा रखा है, उसको तुम वर्किंग नोट के अंदर ले जाओ। बस ये बात ध्यान दो। नोट तो इन्होंने दूसरा ऑल्टरनेटिव दे रखा है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जो परफेक्ट तरीका है, दूसरा तरीका ये तरीका है जो रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर चलता है, तो वो तरीका हमारे काम का ही नहीं है। ये तो दूसरा पैटर्न दे रखा है कि अगर इस पैटर्न से करोगे तो इसका आंसर ये आएगा, बट हमें वो पैटर्न फॉलो ही नहीं करना ना, हमें तो ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। डन? क्या इसको लॉक कर दें जी? ठीक है, या आपको ऐसा करो, एक फॉर्मेट बता दूं वर्किंग नोट में जीएवी कैसे निकालना है आपको, मतलब वर्किंग नोट में जीएवी कैसे निकालना है वो लिखवा दूं, ताकि थोड़ा सा हर क्वेश्चन के अंदर फिर वो काम आ जाएगा। मतलब हर क्वेश्चन में फिर वो तुम्हारे काम आ जाएगा। बताओ, जल्दी बोलो। हर क्वेश्चन में वो तुम्हारे काम आ जाएगा। चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, लिख लो फिर जीएवी की कंप्यूटेशन लिख लो जी। लिखो यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस एनुअल वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस एनुअल वैल्यूज लिखो पहले यहां पे लिखो। सबसे पहला यहां पहला पॉइंट लिखो, यहां पे लिखो हायर ऑफ एमवी, पूरा लिखना आपको, म्युनिसिपल वैल्यू
और FRV, हायर ऑफ MB और FRV। ठीक है जी। अब यहां पे आप क्या करोगे, MB, इस क्वेश्चन में MB कितने है जी, इस क्वेश्चन में आपको MB जो दिया हुआ है वो MB दिया हुआ है 5 लाख और FRV 420, तो MB जो है 5 लाख और FRV जो है वो है 4 लाख। तो हायर जो है वो आ गया आपका 5 लाख, 5 लाख रुपए हायर आ गया जी। ठीक है, इसको हम फेयर रेंट 1 कह सकते हैं, फेयर रेंट 1। सेकंड में लिखो यहां पे लोअर ऑफ फेयर रेंट 1 और SR। ठीक है जी। अब इसमें से लोअर निकालना है जी, तो FR1 जो आपने निकाला वो निकाला 5 लाख और यहां पे आपका फिर आ गया SR है 4,80,000, 4,80,000। तो लोअर जो आ गया वो 4,80,000 आ गया, इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं जी। ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। तीसरा, अब यहां पे लिखो जी कंपेयर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, कंपेयर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। अब यहां पे एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो आपका निकाला है 4,80,000 और जो आपका एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट जो है वो कितना है 50,000 मल्टीप्लाई आपने कितने महीने का जी आपका, आई थिंक 9 मंथ का ना, माइनस में 2 महीने का रेंट आपको मिला नहीं, तो 2 महीने का रेंट आपको यहां पर मिला नहीं, तो 3.5 लाख रुपए आ गया जी, 3.5 लाख रुपए आ गया जी। ठीक है जी, 3.5 लाख रुपए यहां पे आ गया। तो आपका जो यहां पे एक्चुअल रेंट निकल के आ रहा है वो 3.5 लाख रुपए यहां पे निकल के आ रहे हैं। ठीक है जी। अब यहां पे क्या है आपका एक्चुअल रेंट AR इज लेस देन ER बट नॉट ड्यू टू the reason of vacancy, but not due to the reason of vacancy, hence ER is GAV, hence ER is GAV। तो इस केस में क्या होगा, ER जो है वो आपका GAV बन जाएगा, तो फिर GAV जो बनेगी वो बनेगा 4,80,000 जो है वो GAV आ जाएगा। मतलब ये मैंने पता क्यों लिखवाया है, कहीं तुम पेपर में वो डंडे खींच के ना आ जाओ। जो आपको मैंने क्लास में डायग्राम बनवाया था ना, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बनवाया था, वो समझने के लिए बनवाया था, तो आपको उस पैटर्न में नहीं लिख के आना, लिखना आपको इस पैटर्न में ही है। मतलब लिखा मैंने वो डायग्राम ही है, बस मैंने क्या कर दिया उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, बाकी तो सेम ही है। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन बनेगा GAV वाला, मतलब जहां पर भी हाउस प्रोपर्टी इनकम निकालनी होगी, इस तरह से आप लिख के आओगे बस। क्या बात मेरे समझ में आ रही है जी? पक्का इसको लॉक कर सकते हैं? बोलो। FRV 420 होगी, FRV 420 है क्या? हाँ 420 कर दिया मैंने जी, 420 कर दिया मैंने हर्षिता, 420 कर दिया। चलो जी, अब इसको लॉक कर दिए जी। सर सभी हेड से इंडिविजुअल क्वेश्चन बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं जी, बिल्कुल बनते हैं, अलग अलग क्वेश्चन भी बनते हैं जी। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से आओ जी, अब अगले क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। वैसे ये क्वेश्चन मैंने ना क्लास में करवाया हुआ है, क्लास में करवाया है, इवन आपको मैंने पहले बताया भी था, बट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे ना हाईलाइट कर रखा है जी।
ठीक है, इसलिए इसको मैंने यहां पे हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ, इधर देखो ध्यान से। अब वो कह रहा है गणेश हैज 3 हाउस, गणेश के पास 3 घर है, ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, वो सारे के सारे घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है जी। ठीक है जी, वो सारे के सारे जो घर हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सर क्वेश्चन 14 कराओ ना, तो ये छोड़ दूं, खत्म, डन। 14 पेपर में आएगा, तुमसे नहीं हुआ है। हेलो भाई साहब, सीक्वेंस में चल रहे, थोड़ा सा करा देंगे, 14 हो जाएगा तुमसे। हाँ जी, इस देखो जी, अब गणेश के पास 3 घर हैं और तीनों के तीनों क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब वो कह रहा है पर्टिकुलर ऑफ द हाउस जो है प्रीवियस ईयर 24-25 आर एज अंडर। अब यहाँ पे 3 घर आपको दे रखे हैं, हाउस 1 है, हाउस 2 है और हाउस 3 है, और यहाँ पे ना इन तीनों की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू दे रखी है। ठीक है जी, यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू दे रखी है। अब एक बार यहाँ पे चेक करना वो क्या कह रहे हैं जी, देखो यहाँ पर जी, पहले इन तीनों की म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, फिर इन तीनों का यहाँ पे फेयर रेंट दे रखा है, फिर इन तीनों को यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, फिर इन्होंने डेट ऑफ कंप्लीशन दे रखा है, किस दिन घर कंप्लीट हुआ, फिर इन्होंने यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है, कितने कितने मतलब कितने कितने परसेंट म्युनिसिपल टैक्स है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर, वो रिपेयर की बात कर रहा है, ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर, यहाँ पे 55,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया हाउस 2 वाले केस में। फिर इंटरेस्ट ऑन करंट ईयर ऑन मनी बोरो इन अप्रैल 17 फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब ये जो लोन लिया था वो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लिया था, इसमें जो इंटरेस्ट दिया वो 175 दिया। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कंप्यूट गणेश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड सजेस्ट करो विच हाउस शुड बी ऑप्टेड बाय गणेश टू बी असेस सेल्फ ऑक्यूपाइड सो दैट द टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम। अब क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है और पेपर के अंदर भी पहले आपके एग्जाम के अंदर बन चुका है, ऐसा नहीं है नहीं बना, बन चुका है। अब सुनो ध्यान से, करना क्या है, मैं तुम्हें थोड़ा सा सीक्वेंस बता रहा हूं, इसमें करना क्या है। एक बात मेरे को बताओ, इस क्वेश्चन में उसने साफ साफ खुद ही बता दिया, कह रहा 3 घर हैं और तीनों के तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सारे बच्चे बोल दो 3 घर हैं, तीनों के तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्या तीनों के तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, पहले मेरे को ये बताओ, क्या तीनों के तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, पहले मेरे को ये बताओ, यस या नो। सारे बच्चे मेरे को बताएंगे क्या तीनों के तीनों घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। आंसर इज नो, नहीं मान सकते। ऑप्शन सिर्फ 2 घर का है, बाकी तीसरे घर को लेट आउट मानना पड़ेगा जी। ठीक है ना, ऑप्शन सिर्फ 2 घर के, तीसरे घर को मेरे को लेट आउट मानना पड़ेगा। अब बस यही तो प्रॉब्लम है ना कि भैया इन तीनों में से कौन से 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने हैं। भाई यही तो हमें ऑप्शन देखना है ना कि इन तीनों में से ऐसे कौन से 2 घर हैं जिनको हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है और ऐसा कौन सा घर है जिसको लेट आउट मानना है। अब मुद्दा ही निकल के आ रहा है, वो कैसे पता लगेगा, वो किस तरह से पता लगेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा इसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। इसका तरीका यह है कि पहले ऐसा करो, ये तुम्हारा हाउस 1 है, ये तुम्हारा हाउस 2 है, ये तुम्हारा हाउस 3 है। इन तीनों को तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस मान लो। अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड ही दिए ना, उसके बेस पे इनकी इनकम निकाल लो। आप एक बार क्या करो, इन तीनों के तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड घर मान लो और तीनों की इनकम निकाल लो। सर कैसे निकलेगी, सिंपल, जीएवी नील, यहां पर भी नील, यहां पर भी नील, म्युनिसिपल टैक्स आएगा नहीं, एनएवी नील, 24A नील, सिर्फ इंटरेस्ट ही तो माइनस होगा। अब रिपेयर वाले केस में हाउस 2 में 55,000 है, यहां पे बट 30,000 माइनस होगा क्योंकि 55,000 के तो लिमिट ही नहीं है। रिपेयर वाले केस में 30 की लिमिट है और परचेज वाले केस में 2 लाख की लिमिट है, तो यहां पर 175 है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, इसका आंसर नील आएगा। इसमें 30,000 रुपए का लॉस आएगा और इसमें 1,75,000 रुपए का लॉस आएगा अगर मैं इन तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेता हूं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अगर मैं इन तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेता हूं तो इन तीनों का आंसर ये आएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि सब कुछ नील है भाई। ये नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, आपका एनएवी नील, 24A नील, 24B में हम ये माइनस कर देंगे तो इतने का इनकम नहीं, इतने का लॉस आएगा अगर मैं इन तीनों घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेता हूं। क्लियर है? अब गवर्नमेंट कह रही है ऐसा करो, आप इन तीनों को लेट आउट मान लो। सर 170 आएगा क्या? 170 आएगा? 170 है क्या? 175 ही तो है भाई, 175 ही तो है यार, क्या हो गया? 170 175 ही तो है। यहां 55 है, यहां 30 की लिमिट है,
यहाँ एक 75 है तो पूरा एक 75 है, क्योंकि परचेज वाला केस है, तो 175 पूरा आएगा, यहाँ पे 30 आएगा। सिंपल सी बात है। अबे यार रुको ना एक मिनट, नालायक। एक तो पहले समझ लो मैं कराना क्या चाह रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है, तुमने कुछ क्वेश्चन रट ही लिए हैं, वो रट लिए हैं तो तुम्हें लग रहा है कि बस वहीं तक काम खत्म हो जाता। पहले समझो तो सही मैं अभी क्या कह रहा हूं। अभी सिर्फ मैंने क्या किया है, इन तीनों घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के इनकम निकाली है, मैंने बस ये किया है। उसमें 2 लाख की बात ही नहीं है, तीनों घर के अलग अलग इनकम निकाली है। अब क्या करना है, गवर्नमेंट ने कहा इन तीनों को लेट आउट मान लो, इन तीनों को लेट आउट मान के इनकम निकाल दो। अब एक बच्चा कह रहा है सर लेट आउट मान के कैसे इनकम निकाल दो, एक्चुअल रेंट तो है नहीं। तो अगर एक्चुअल रेंट नहीं है तो कोई बात नहीं ना भाई, एमवी है, एफआरवी है, एसआर है, उन तीनों को कंपेयर करो, जो तुम्हारा ईआर आएगा वही तुम्हारा एआर बनेगा, मतलब वही तुम्हारा जीए बन जाएगा। भाई ईआर जो निकलेगा एआर ही तो नहीं है ना, तो जो तुम्हारा ईआर है उसी को तुम जीए बना दो। म्युनिसिपल टैक्स तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एनएवी निकाल दो, 24A माइनस कर दो, फिर 24B इंटरेस्ट पूरा माइनस कर दोगे, क्योंकि लेट आउट वाले केस में कोई लिमिट ही नहीं होती। तो लेट आउट वाले केस में हाउस 2 में पूरा 55 माइनस करोगे, हाउस 3 में 175 माइनस करोगे, तो लेट आउट वाले केस में आपकी इनकम आ जाएगी। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना यहां पे इनकम आ गई, ये इनकम आ गई, ये इनकम आ गई। कब आ गई, अगर आपने लेट आउट माना, ये तब आएगी जब सेल्फ ऑक्यूपाइड माना। अब कुछ नहीं करना, बस खत्म हो गया काम। अब क्या है, अगर आप ध्यान सुनो, अगर आप इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे तो इसको लेट आउट मानना पड़ेगा। अब क्या करोगे, लेट आउट अगर मान रहे हैं तो ये इनकम आ रही है, ठीक है, ये इनकम आ रही है लेट आउट की, और इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो 30,000 रुपए का लॉस आएगा। तो इस इनकम में से 30,000 रुपए का लॉस माइनस करके नेट इनकम निकाल लो। फिर ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूं तो मुझे ये लेट आउट मानना पड़ेगा। तो अगर मैं ये लेट आउट मान रहा हूं तो इनकम यहां पे लेट आउट वाली आ रही होगी। अब इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना पड़ेगा। अब वो बात आएगी जो तुम कह रहे थे, 30,000 और 175 टोटल हो गया 2,500। बट एक घर की मतलब एक पर्सन को 2 लाख से ऊपर का बेनिफिट मिल ही नहीं सकता। तो यहां पे है ये 2,500, बट डिडक्शन जो मिलेगी वो 2 लाख की मिलेगी, वो भी तब अगर इसने नॉर्मल स्कीम ली है। डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में तो वो भी नहीं है। मैं भी मान रहा हूं कि मैंने नॉर्मल स्कीम ली है, डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो आंसर नहीं लाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में डिडक्शन मिलती नहीं है। तो फिर तुम क्या करोगे, यहां पर टोटल मिलेगी 2 लाख का लॉस। अब ये 2 लाख का लॉस है, यहां पे इनकम आएगी, नेट ऑफ करके आ जाएगा। फिर क्या करोगे, पहले और तीसरे को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे तो दूसरे को लेट आउट मानना पड़ेगा। फिर कॉम्बिनेशन से इनकम निकालोगे, तो जहां सबसे कम इनकम निकल के आएगी वो कॉम्बिनेशन जो है वो सबसे बेस्ट आएगा। ऐसा करना है बस, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने रेगुलर बैच के अंदर भी किया था। देखो इसी तरह से इन्होंने पहले तो इन्होंने किस स्कीम से किया है, पहले इन्होंने स्कीम से जो किया है, कहां पे ये क्या हो गया, अच्छा इसका आंसर पूरा यहां पे दे नहीं रखा, ठीक है, ठीक है नहीं। तो पहले यहां पे इन्होंने, हाँ अब पहले यहां पे इन्होंने ये देखो ये फाइनल आंसर निकाल रखा है मेरे ख्याल से, हाँ तो फाइनल आंसर इन्होंने निकाल रखा है। इसके आगे का आंसर मैंने यहां से हटा दिया वैसे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। अगर आप नॉर्मल स्कीम लोगे तो अलग है, डिफॉल्ट स्कीम लोगे तो अलग है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पीरियड में भी म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन क्यों दी, कहां दी, कहां दी म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन, कैसे दी है वो भाई साहब, क्या नाम है, तृष्णा, वो तब नहीं देते जब पोर्शन वाइज हो। वो पोर्शन वाइज नहीं था, वो 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था। वो मैंने क्या कहा था, वो मैंने कहा था कि जो पोर्शन वाइज होता है कि भैया इतना पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, इतना पोर्शन लेट आउट, तो इतना पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड उतने की नहीं मिलेगी। अब पोर्शन तो एक ही है, उसमें लेट आउट भी है सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, तो मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी जी। ठीक है जी, डन, लॉक कर सकता हूं इसको जी, हाँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर पूरी मिल जाएगी जी। सर ये 30,000 कैसे आया मेरे बच्चे, रिपेयर वाला केस है ना। अब रिपेयर वाले केस में आप बताओ, रिपेयर वाले केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में लिमिट कितनी होती है, 30,000 की होती है। तो 55 लिखा हो इन्होंने, तो 55 तो नहीं मिलेगा, 30 मिलेगा बस हाईएस्ट, वो ये बात कहना चाह रहे हैं जी। इजाजत है आगे बढ़ने की, पक्का पक्का।
कोई दिक्कत तो नहीं है, लोग कर सकते हैं इसको। चलो जी, अब एक बार यहां पे आ जाओ जी, अब एक बार यहां पे आओ। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ना, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन इसमें पोर्शन वाइज दिया हुआ है, रीजन इसमें पोर्शन वाइज दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे चेक करो क्या लिखा है, देखो यहां पे। अब वो कह रहा है प्रेम, ध्यान से पढ़ना, हेलो भाई साहब, प्रेम, प्रेम ओन ए हाउस इन मद्रास, मद्रास में हाउस है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, ध्यान रखना, हेलो भाई साहब, वो इधर इधर, वो कह रहा है 2/3, हाँ जी, कह रहा है 2/3 पोर्शन ऑफ द हाउस वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 1/3 पोर्शन जो है वो लेट आउट है। यहां पे वो बात होगी जो आप मुझे बता रहे थे जी, यहां पे वो बात होगी जो आप मुझे बोल रहे थे। यहां पे 2/3 अलग कर दो, 1/3 अलग कर दो। फिर वो कह रहा है पर्पस ऑफ ए रेंट 8,000 पर मंथ, म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो 3 लाख है। अब यहां पे क्या करोगे, 2/3 अलग करोगे, 1/3 अलग करोगे। 270 है, 2/3 अलग, 1/3 अलग। स्टैंडर्ड रेंट 330 है, 2/3 अलग, 1/3 अलग। म्युनिसिपल टैक्स 10% म्युनिसिपल वैल्यू। अब ए लोन ऑफ 25 लाख, अब अगर 25 लाख का लोन है, अब 2020 में लिया था, इंटरेस्ट है लोन पर 24-25 का 1,20,000। अब एक 20 के दो टुकड़े होंगे, 2/3 अलग, 1/3 अलग। 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में 80,000 का लॉस आएगा, और 1/3 जो है 40,000 वो उस केस में जाएगा जी। कंप्यूट प्रेम की इनकम निकाल दो, एज्यूमिंग उसने शिफ्टिंग आउट नॉर्मल स्कीम ली है, और अगर वो डिफॉल्ट स्कीम लेता तो क्या होता जी, अगर वो डिफॉल्ट स्कीम लेता तो क्या होता। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे दोबारा से एग्जाम के अंदर बन सकता है, बस ये बात ध्यान दो। और मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप करोगे जी, मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ, और दोनों स्कीम से करना है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, दोनों स्कीम से क्वेश्चन करके दिखाना है मेरे को ये वाला जी, दोनों स्कीम से जी। क्वेश्चन मेरे को दोनों स्कीम से करके दिखाओ, फटाफट से इनकम निकाल के बताओ कि अगर ये डिफॉल्ट स्कीम से है तब क्या होगा, नॉर्मल स्कीम से तब क्या होगा जी। अच्छा, आज मैंने इनकम टैक्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं जी। इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो शायद मैं डालना भूल गया ना, इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो मैंने नहीं डाली ना शायद, या डाल दी है, ओहो डालनी भूल गया मैं। इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो मैं अभी डाल देता हूँ, वो देख लेना जी। इनकम टैक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, नहीं डाली ना मैंने, पब्लिक कर दी है जी, उसको देख लेना जी। जिनके भी एग्जाम है ना अभी सितंबर में, उसको जरूर देख लेना जी, उसको जरूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख लेना जी वो। डिफॉल्ट में आंसर आ रहा है 23,000, और नॉर्मल में आंसर आ रहा है 57,000। सर जी मैं एग्जाम फॉर्म भरना भूल गया, गिल्ट गिल्ट हो रहा है कुछ, टेंशन यार, देखो गिल्ट मत फील करो, अब उसका कोई सोल्यूशन है नहीं है। अब यही सोल्यूशन है कि तुम अपने मन को मजबूत करो, और अगली बार दोनों ग्रुप की ट्राई करो अच्छे से, और रैंक की उम्मीद करो। वैसे मेरे को लगता नहीं, आई थिंक अब कोई डेट ओपन होगी, अब कोई उसका कोई सीन नहीं है, तो बैटरी है। गिल्ट में रहोगे तो क्या फायदा उसका। अब तुम ये टारगेट करो रैंक का, क्या पता तुम्हें मौका मिला हो, कि भाई साहब कोई कहता है डेस्टिनी कुछ नहीं पता होता जी। नॉर्मल में लॉस आ रहा है,
सर आप जो 101 क्वेश्चन बोल रहे थे वो कहाँ है, वो समझा नहीं। वो जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर ही मैंने मार्क करवा रखे थे जी, या उसी लिंक के अंदर वो पीडीएफ होगा, उसी लिंक में वो पीडीएफ होगा जी। लॉस आ रहा है नॉर्मल में 57,000 का, और डिफॉल्ट स्कीम में क्या जी, डिफॉल्ट स्कीम में क्या हो रहा है, डिफॉल्ट स्कीम में क्या निकल के आ रहा है, डिफॉल्ट में 23,000 रुपए का लॉस है। सिमी मैंने डीटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड कर दी है, मैंने अभी वो पब्लिक कर दी है वीडियो, जैसे ये वाली क्लास खत्म होगी ना एक बार जाके देख लेना। जीएसटी की मैराथन तो मैंने नहीं बोली भाई, जीएसटी की मैराथन तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। 7-8 घंटे की मैंने मैराथन ली थी और बाकी फिर उड़ान बैच के अंदर मैंने करवाए थे जी। हाँ जी, लॉस आ रहा है 57,000 का नॉर्मल स्कीम में। तो एक बार यहाँ पे चेक करना जी, ये देखो पहले तो यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे वो नॉर्मल प्रोविजन की बात कर रहा है, तो अगर वो नॉर्मल प्रोविजन की बात कर रहा है तो यहाँ पे पहले तो 80,000 रुपए का लॉस आएगा। अच्छा 80,000 रुपए का लॉस कैसे आएगा समझ गए ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, तो 2/3 है, तो 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट था, तो 1,20,000 रुपए का जो इंटरेस्ट 1,20,000 रुपए का जो इंटरेस्ट था उसका 2/3 कितना हो गया, 80,000 रुपए, तो 80,000 रुपए यहाँ पे आ गया। फिर अगर 1/3 पोर्शन है तो 1/3 पोर्शन में अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इसका आंसर ही गायब हो गया, इसका आंसर ही गायब हो गया। एक मिनट रुको ना, इसका आंसर मैं चेक करता हूं। आई थिंक आंसर आपका सही निकल रहा है, वैसे तो आंसर शायद आपका सही है जो मुझे लग रहा है। हाँ जी एक बार बताना मेरे को, आपका 57,000 का लॉस आ रहा है नॉर्मल स्कीम में और 23,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है नॉर्मल स्कीम में, सॉरी डिफॉल्ट स्कीम में। हाँ जी बताओ भाई, यहां पे जो है 57,000 का लॉस आ रहा है नॉर्मल स्कीम के अंदर और 23,000 रुपए का जो है प्रॉफिट आ रहा है वो डिफॉल्ट स्कीम के अंदर आ रहा है। डन, चलो डन जी, डन। फिर ठीक है, अगर आप सबका ये आंसर आ रहा है, एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं, एक बार चेक कर लेना। 57,000 रुपए का लॉस आ रहा है नॉर्मल स्कीम में और 23,000 रुपए की इनकम आ रही है डिफॉल्ट स्कीम के अंदर जी। ठीक है ना, डन, चलो ग्रेट। तो ये आपका आंसर निकल के आ रहा है जी, ये आपका आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है जी, ये आपका आंसर निकल के आ रहा है। अब एक क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन बस करने जा रहे हैं आज की क्लास का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है जी। अच्छा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जी, एक बार होमवर्क सुन लो पहले। तो होमवर्क क्या है, ये जो 101 वाले हैं ना, ये तो मैंने उसके अंदर कराए हुए हैं, जिसके ऊपर मैंने 101 लिख रखा है, ये सारे क्वेश्चन सीजन 1 में मैंने कराए हैं जी। तो अगर किसी को ये वाले क्वेश्चन करने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं दोबारा नहीं करा रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। तो एक बार 101 वाली सीरीज जिसने देख ली है उसके अंदर हमारे हो चुके हैं। हाँ रिकंस्ट्रक्शन वाले केस में भी 30,000 आएगी। अब ये 101 वाले ये नहीं करा रहा, तो आपका होमवर्क जो है, एक तो क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका होमवर्क है जी। ठीक है, ये आपने घर से करके आना है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आपका यहां पे क्वेश्चन नंबर 20 ये आपका होमवर्क है जी। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, एक तो क्वेश्चन नंबर 14, एक क्वेश्चन नंबर 15 और एक क्वेश्चन नंबर 20, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है जी। ठीक है जी, चलो अब एक बार आ रहा हूं फटाफट से लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। अब एक बार इस क्वेश्चन के ऊपर आओ, चेक करो ये क्वेश्चन क्या है जी। लो जी क्वेश्चन देखो यहाँ पे सारे के सारे बच्चे जी। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से जी। अब एक बार यहाँ पे चेक करना। अब यहाँ पे वो कह रहा है मिस अपर्णा को ओनर ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कैलकाटा अलोंग विद हर सिस्टर मिस डिम्पल where her sister family reside. Both of them has equal share in the property and the same is used by them for self-occupied. ठीक है, interest is payable in respect of loan 50 lakh at the rate 10% taken 1st April 23 for acquisition of such property. In addition, Miss Aparna own a flat in Pune in which she and her parents reside. मतलब एक और घर self occupied. She has taken a loan 3 लाख रुपए एट द रेट 12% ऑन 1 अक्टूबर 23 फॉर रिपेयर ऑफ द फ्लैट। बात हो रही है रिपेयर की। फिर वो कह रहे हैं जी कंप्यूट द डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू मिस अपर्णा एंड मिस डिम्पल सेक्शन 24B असेसमेंट ईयर 25-26 इफ बोथ ऑप्शन जो लिया वो शिफ्टिंग आउट का लिया है, मतलब 115 BSc वाला ऑप्शन उसने नहीं लिया है।
अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इससे गिरा हुआ क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। मेरे को सारे के सारे बच्चे बोल दो पहले तो यहाँ पे, इधर देखो ध्यान से जी। अब ये 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए उसका 10% है, ठीक है जी। हमें बात करनी है असेसमेंट ईयर 25-26, मतलब प्रीवियस ईयर 24-25। तो प्रीवियस ईयर 24-25 में 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो गया, इक्वल शेयर है 2.5 लाख उसका, 2.5 लाख उसका, ठीक है ना, 2.5 लाख उसका, 2.5 लाख उसका। अब तुम सब जानते हो 2.5 लाख लिमिट सिर्फ कितने की है, 2 लाख की लिमिट है, 2 लाख से ऊपर मिल ही नहीं सकता जी, 2 लाख से ऊपर मिल ही नहीं सकता। उसके बाद अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे 3 लाख रुपए का लोन है, 12% है। ये लोन दोनों ने नहीं लिया, ये लोन लिया अपर्णा ने। अब ये लिया 1 अक्टूबर 23 को जी। अब उसने 1 अक्टूबर 23 को लिया, बट हमें 23-24 का बताना ही नहीं, हमें 24-25 का बताना है। अब 24-25 में तो पूरे साल का इंटरेस्ट होगा, तो 3 लाख रुपए का 12% जो बनेगा वो 36,000 रुपए बनेगा। बट रिपेयर वाले केस में लिमिट कितनी होती है, 30,000 रुपए की। तो यहां पे लिमिट कितनी आएगी, 30,000 रुपए की। कितनी लिमिट आएगी, 30,000 रुपए की। अब ध्यान सुनना, अब 30,000 ये और 2 लाख ऊपर वाला जो हमने ऊपर लिमिट लगाई है, तो 2 और 30 टोटल हो गया 230। बट एक ओनर को 2 लाख से ऊपर तो मिल ही नहीं सकती, एक ओनर को 2 लाख से ऊपर तो मिल ही नहीं सकती ना भाई। पहले तो हमने क्या किया, पहले हमने यहां पे 2.5 लाख का 2 किया क्योंकि 2 से ऊपर है नहीं। फिर इस केस में 36,000 रुपए का 30,000 किया क्योंकि रिपेयर वाले केस में 30 की लिमिट है। फिर 2 और 30 टोटल 230, बट 2 से ऊपर की तो लिमिट ही नहीं है। हाँ 2 तो ईच कॉर्नर को मिलेगा, बट 2 से ऊपर की लिमिट ही नहीं है। मैं तो सिर्फ अपर्णा की बात कर रहा हूं भाई, मैं अपर्णा की बात कर रहा हूं। यहां पे देखो री, पहले मैं अपर्णा की बात कर रहा हूं। अपर्णा वाले केस में 2 लाख रुपए यहां है, 36,000 रुपए यहां है, तो यहां पे टोटल मिला के जो लिमिट होगी 230 हो गया, यहां पे 2 है। अगर उसकी बात करूंगा डिंपल, तो डिंपल को तो 2 लाख ही की मिलेगी। डिंपल वाले केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। मैं तो अपर्णा की बात कर रहा हूं जी। अपर्णा वाले केस में टोटल 230 बनता है, लिमिट वहां पे 2 की है। डिंपल वाले केस में बनता ही 2 है क्योंकि वो जो लोन है 3 लाख वाला वो अपर्णा का है, वो डिंपल का नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, क्या आपको बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब सारे के सारे बच्चे एक बात कान खोल के सुन लेना, जिनके भी अभी एग्जाम है, मैं उनके लिए खास तौर पे कह रहा हूं कि जब मैं पीजीबीपी और टोटल इनकम वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो वो क्लासेस गलती से मिस मत कर देना चाहिए। वो क्लासेस जो है वो गलती से मिस मत कर देना, बस ये बात ध्यान दो। जब मैं पीजीपी, इवन कैपिटल गेन भी, क्योंकि इस बार कैपिटल गेन में से क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा, ठीक है ना। मतलब पिछली बार मुझे उम्मीद थी कि कैपिटल गेन का थोड़ा सा ही ऐसा, बट इस बार मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि कैपिटल गेन में से बढ़िया क्वेश्चन बनेगा जी। यस यस, 5 साल के अंदर मिलते हैं जी वो, ठीक है। ठीक है जी, चलो तो आज की क्लास को हम यहीं पर पैक करते हैं जी। आज की क्लास को हम यहीं पर पैक करते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे, कब मिलेंगे जी? अब हम मिलेंगे संडे को होपफुली। अगर संडे नहीं हुई तो फिर मंडे को मिलेंगे, और मंडे को मिलेंगे हाउस प्रॉपर्टी के साथ। मंडे हाउस प्रॉपर्टी पूरा खत्म कर देंगे, फिर ट्यूसडे से हम कैपिटल गेन स्टार्ट कर देंगे जी। हाँ दिव्येश, वही है जी। 80 वाला डिडक्शन तब देखते हैं ना जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो, और वो मिलता है टोटल इनकम के टाइम पर, तो वो इंटरनल थोड़ा, वो तो एक्सटर्नल है जी। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी।